नमस्ते मेरे बच्चों। मैं दीपक सेन इंडियन दीपक चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हम लोग ने कैपेसिटर से रिलेटेड देखा था कि कैपेसिटर की क्या मेन प्रॉपर्टीज होती है और कैसे वो चार्ज कैसे उनमें हम लोग क्या स्टोर होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। और साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि जो कैपेसिटर है वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, कैपेसिटर के बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, उनकी हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम लोग देखेंगे उसी के ही आगे कि कैपेसिटर के कनेक्शन क्या हैं। जो आप कैपेसिटर किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू होगा, और जब स्टार में या डेल्टा में होंगे तो क्या वैल्यू होगा। तो उस केसेज में उनकी बात करेंगे। पर थोड़ा सा एक छोटा सा कैपेसिटर से छोटा सा रिलेटेड एक टॉपिक है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर में आप लोग के वोल्टेज और करंट किस रेस्पेक्ट में होते हैं। तो हम बात करते हैं कैपेसिटर में। तो फर्स्ट चीज तो प्योर कैपेसिटर अगर मैं लूं, प्योर कैपेसिटर, तो प्योर कैपेसिटर की कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले तो कैपेसिटर में करंट किससे मेरे बच्चों, वोल्टेज से क्या करती है, लीड करती है। लीड करती है, लीड का मतलब आगे। देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट चीज तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों में क्या, देखो करंट और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में तो आप हमेशा करंट के रेस्पेक्ट में देखें। जब रजिस्टर था तो रजिस्टर के केस में करंट क्या था कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। जब बात आई इंडक्टर की तो इंडक्टर ने क्या किया, करंट को पीछे ढकेल दिया, मतलब करंट क्या हुई, पीछे हुई। तो करंट क्या की, लेग करती है। जब आप करते हैं कैपेसिटर के केस में तो कैपेसिटर में करंट किधर निकल जाएगी, आगे। तो करंट क्या करती है, लीड करती है। तो करंट क्या करती है, लीड करती है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है, लीड करती है। तो देखें अगर प्योर कैपेसिटर है मेरे बच्चों, तो प्योर कैपेसिटर के केस में ये है करंट और ये है वोल्टेज। परफेक्ट कितना डिग्री है, 90 पर। हमने एंगल कैसे माना है भाई, हम एंगल हमेशा मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने माना है क्लॉकवाइज, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, माइनस का 90 डिग्री। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर गए तो करंट, और फिर जब आप आएगा तो करंट के बाद क्या आ रहा है, वोल्टेज। आप न्यू नहीं मापेंगे, आप कैसे मापेंगे, न्यू। तो करंट, करंट के बाद क्या आ रहा है, वोल्टेज। या इधर से देखें तो करंट पहले है और वोल्टेज किधर है, पीछे। तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, किससे, वोल्टेज से। तो इस केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में आपका पावर फैक्टर एंगल, कौन सा एंगल मेरे बच्चों, पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, -90 डिग्री। और ये माइनस ये बता रहा है कि ये जो करंट है ये लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, या वोल्टेज लेग कर रहा है किससे, करंट से। तो दूसरा पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पावर फैक्टर होगा कोस फाई इज इक्वल टू कोस -90 या +90, कुछ भी हो तो क्या होगा, 0। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, क्या है कि प्योर कैपेसिटर में पावर फैक्टर एंगल होता है -90 डिग्री और पावर फैक्टर कितना होता है, 0। तो कंज्यूम पावर, प्योर कैपेसिटर में कंज्यूम पावर, प्योर कैपेसिटर में कंज्यूम पावर, और कंज्यूम पावर हमेशा क्या होता है, वी आई कोस फाई। और प्योर कैपेसिटर में बात कर रहा हूं तो वी आई कोस फाई क्या है, 0। तो मीन्स प्योर कैपेसिटर में कोई पावर अवशोषित नहीं होती। और कल भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर स्टोर, प्योर कैपेसिटर स्टोर करता है और देन ट्रांसमिट करता है, पर वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। तो प्योर कैपेसिटर में कंज्यूम पावर क्या होती है मेरे बच्चों, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो ये एक छोटा सा चीज था जो हमें याद रखना है। फर्स्टली तो वापस रिपीट करें कि तीन चीजें हैं, रजिस्टर,
रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, मीन उनके बीच में एंगल कितना, 0, पावर फैक्टर एंगल 0, तो पावर फैक्टर cos फाई cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यूनिटी पावर फैक्टर हमेशा होता है प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। जब हम बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में करंट क्या करती है, लेग करती है, मींस वोल्टेज क्या होता है, आगे होता है और करंट होती है पीछे। तो पीछे हुआ, और अगर प्योर इंडक्टर है तो कितना पीछे होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। और अगर 90 डिग्री पीछे होगा तो पावर फैक्टर एंगल हुआ 90, तो पावर फैक्टर क्या हुआ, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो प्योर इंडक्टर में भी पावर फैक्टर कितना होता है, 0। इसी तरीके से प्योर कैपेसिटर में, तो प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करती है किससे, वोल्टेज से। तो उस केस में पावर फैक्टर एंगल तो हुआ 90 पर काहे में, माइनस में, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज माप रहे हैं। और पावर फैक्टर कितना हुआ, cos -90 डेट इज 0। उसका मतलब वो भी क्या होता है, लीडिंग, और सॉरी वो भी क्या होता है, पावर फैक्टर 0 पर कौन सा, लीडिंग नेचर का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की। और कंज्यूम पावर क्या होती है उसकी हम लोगों ने बात की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों, फिर इसके आगे हम लोग कनेक्शन की बात करते हैं। तो कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन में सीरीज और पैरेलल दोनों की बात करते हैं। तो कई सारे कैपेसिटर हैं जो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, n कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3 C4 और Cn। तो n कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस केस में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C टोटल इज इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि सबसे पहले तो रजिस्टर और इंडक्टर में तो सीरीज वही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 या L1 प्लस L2 प्लस L3। परंतु कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर में जो आपका सीरीज रजिस्टर में होता है वो फॉर्मूले कैपेसिटर के पैरेलल में होते हैं, और जो आपके रजिस्टर के पैरेलल के टाइप फॉर्मूले होते हैं वो कैपेसिटर के सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो यदि फर्स्टली तो ये हुआ, दूसरा यदि दो कैपेसिटर सीरीज में हों तो उस केस में सी टोटल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, वापस रजिस्टर पे चल जाओ। रजिस्टर में जब दो रजिस्टेंस पैरेलल में थे तो क्या बोलते थे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तीसरा, यदि n कैपेसिटर समान मान के सीरीज में जुड़े हों, इसका मीन्स है C1 बराबर C2 बराबर डैश Cn बराबर C। और ये संख्या में कितने हैं मेरे बच्चों, ये संख्या में कितने हैं, n। तो जैसे रजिस्टर में n रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए थे और सब समान थे तो आप क्या बोलते थे, R/n। वैसे ही C टोटल होगा C/n। क्या होगा मेरे बच्चों, C/n। क्या होगा, C/n। तो ये आपके तीन फॉर्मूले थे किससे रिलेटेड, सीरीज से। अब पैरेलल में आ जाओ। जैसे रजिस्टर का सीरीज होता है वही फॉर्मूले कैपेसिटर के पैरेलल में हम लोग यूज करते हैं। n है तो C टोटल क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश प्लस Cn। पैरेलल में उसी तरीके से जैसे आप रजिस्टर के सीरीज में चलते हैं। और यदि n कैपेसिटर समान मान के किसमें जुड़े हुए हों, सीरीज में जुड़े हों, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C टोटल n इंटू C, n इंटू C। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो उससे रिलेटेड है। अब तीसरी बात होती है स्टार या डेल्टा में। तो स्टार या डेल्टा में क्या होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो इसी तरीके से इनके अगर स्टार या डेल्टा कनेक्शन हो
और अगर कैपेसिटर में ये बात करेंगे स्टार या डेल्टा की, तो अलग अलग वैल्यू के ना देकर वो सेम वैल्यू के ही देंगे। मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अलग अलग वैल्यू के भी दें तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टार के रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला था वो कैपेसिटर के डेल्टा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और जो रजिस्टर के लिए डेल्टा वाला फॉर्मूला था वो कैपेसिटर के स्टार वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि सभी स्टार या डेल्टा, सभी रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस बराबर हो, तो जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस बराबर थे तो उस केस में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा आर बराबर 3 स्टार आर या डेल्टा एल बराबर 3 स्टार एल। अब मैंने बोला है कि कैपेसिटर में सब क्या होता है, उल्टा। रजिस्टर का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल, रजिस्टर का पैरेलल, कैपेसिटर का सीरीज। तो इसी तरह रजिस्टर का जो स्टार है वो कैपेसिटर के डेल्टा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा आर बराबर 3 स्टार आर है, तो इसका उल्टा कर दो, स्टार कैपेसिटर बराबर 3 डेल्टा कैपेसिटर, स्टार कैपेसिटर बराबर 3 डेल्टा कैपेसिटर। तो इस तरीके से आपको ये 3 फॉर्मूले अपने देखे हैं, सीरीज का, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर के, कि क्वेश्चन दिया है कि 10 फेरड के 20 कैपेसिटर सीरीज में है और ऐसे 50 संयोजन समांतर में हैं, तो और बैटरी जोड़ रखी है मैंने 10 वोल्ट की। तो फर्स्टली तो आपने बताना है कि कुल धारिता या कुल कैपेसिटेंस कितना है। क्या बताना है, कुल कैपेसिटेंस कितना है। सेकेंडली आपने बताना है कि यदि चार्ज फ्लो करने में कितने सेकंड लग रहे हो, 5 सेकंड लग रहे हो, तो प्रवाहित धारा मतलब करंट का मान आपने बताना है। और तीसरा बैटरी की रेटिंग भी आपने बतानी है। तो ये जो चीजें हैं इनकी हम लोग बात करें तो पहले तो फर्स्टली कैसे सोल्व करें। देखो ये रहे 10 फेरड के 10-20 कैपेसिटर, कितने हैं संख्या में, ये n इक्वल टू 20, जो किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में, कितने के, 10 फेरड के। और ऐसे ही इस तरीके से जोड़ते जोड़ते मैंने एक पूरा संयोजन बनाया है। और ऐसे कितने जुड़े हुए हैं, 50, जो 50 किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। 20 तो किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, और 50 किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो पहले तो मैं सीरीज सोल्व करूं, फिर सोल्व करूंगा पैरेलल। तो जब फर्स्टली मैं सीरीज में बात करूं तो पहले सीरीज, तो सीरीज में देखो कितने हैं कैपेसिटर का, सीरीज में मान कितना है कि सर 10 फेरड है, तो 10 फेरड है। और संख्या में कितने हैं, संख्या में कितने हैं, 20। तो मैंने आपको बोला है आपको रटना कुछ नहीं है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज है वो कैपेसिटर का पैरेलल है, और जो कैपेसिटर का और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल है वो कैपेसिटर का सीरीज है। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या होता था कि यदि आर एन रेजिस्टेंस हैं जो कि आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आप लिखते थे आर बाई एन। ऐसे ही कैपेसिटर का सीरीज हो जाएगा, तो सी टोटल क्या होगा, सी बाई एन। ये किसमें, सीरीज में। तो सी कितना है, सी है आपका 10, संख्या में कितने हैं, 20। तो 1/2 फेरड तो मान आया सीरीज में। अब ऐसे ही कितने मेरे बच्चों, 1/2 फेरड के कितने लगे हुए हैं, 50। भाई ओवरऑल अपन ने पहले इसका मान निकाला, पहले हमेशा सीरीज सोल्व करो फिर पैरेलल। अगर सीरीज पैरेलल है तो पहले सीरीज सोल्व करो फिर पैरेलल। तो पहले मैंने सीरीज सोल्व कर लिया, उसके बाद जब मैंने पैरेलल देखा तो ऐसे n इक्वल टू कितने थे, 50 थे। और कितने थे, प्रत्येक ब्रांच का वैल्यू कितना आया था, प्रत्येक ब्रांच का वैल्यू आया 1/2 फेरड। तो जब आप बात करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो कैपेसिटर का पैरेलल है वो रजिस्टर के सीरीज की तरह होता है फॉर्मूला। तो C टोटल रजिस्टर में होता है NR, तो इसमें होगा N इंटू सी। और N कितने हैं पैरेलल में, 50, और प्रत्येक का मान कितना है, 1/2 फेरड। तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 25 फेरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया मेरे बच्चों, 25 फेरड, 25 फेरड। ये तो हुआ फर्स्टली बात कि इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली। अब दूसरा वो आपको बोल रहा है कि यदि चार्ज फ्लो में 5 सेकंड लगे हों तो प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो ये तो हमने फर्स्ट सोल्व किया। सेकंड देखें कि चार्ज फ्लो में कितना सेकंड लगा हो मेरे बच्चों, 4 सेकंड में लगा हुआ, चार्ज फ्लो में 5 सेकंड लगा हो। तो अब आप आंसर कैसे करें, तो चार्ज कैसे निकाले, हमारे पास तो सी है, तो हम लोग समझदार हैं, क्योंकि
Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, और धारा क्या होती है आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश निकाल लूं और समय तो मुझे पता ही है, तो Q क्या होगा C, तो मेरा C टोटल कितना निकला है 25, और वोल्टेज कितना वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है मेरे बच्चों 10 वोल्ट की, तो 25 इंटू 10, तो चार्ज हो गए 250 गुलाम। Q पर मुझे चार्ज थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए धारा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा आवेश प्रवाह की दर, तो Q बाई T पढ़ा है अपन ने। तो Q कितना है 250, और कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं ये 5 सेकंड में, तो डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है मेरे बच्चों 50 एम्पियर करंट आपकी फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर 50 एम्पियर करंट आपकी क्या हो रही है फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन क्या करना है सोल्व करना है। अब बैटरी की रेटिंग की उसने और बात की है कि सर बैटरी की रेटिंग कैसे निकालें, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और रेटिंग भी हम लोग निकालते हैं। तो अब यदि बैटरी की रेटिंग की बात करें तो अब आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, बैटरी की रेटिंग, तो बैटरी की रेटिंग कैसे निकालें कि सर सारी बात तो सही है पर बैटरी की रेटिंग होती किसमें है, आप कहेंगे सर बैटरी की रेटिंग होती है एम्पियर हॉर में। तो करंट कितनी निकली मेरे बच्चों 50 एम्पियर, और कितने सेकंड तक 5 सेकंड तक, पर हम लोगों को तो किसमें चाहिए मेरे बच्चों हॉर में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना हुआ 1/3600 घंटे, तो 5 में किसका भाग लगा दिया, तो इसी तरीके से 5 सेकंड में कितने होंगे, तो 5/3600 घंटे, तो 5/3600 घंटे, 0 से 0, 5 से ये 360 घटा 72 बार, तो 5/72 एम्पियर हॉर इस बैटरी की क्या है मेरे बच्चों रेटिंग है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे रिलेटेड आते हैं, और एसएससी जेईई का ही ये आया हुआ प्रश्न है जिसको मैंने कई सारी चीजें एक साथ जोड़कर आपको बता दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखें, क्या किया हुआ है, कुछ नहीं है 10 फेरेड के 2 सीरीज में, फिर 10 फेरेड के 2 सीरीज में, देन पैरेलल में, फिर ये 10 फेरेड सीरीज में, फिर ये 10 फेरेड सीरीज में। कुछ नहीं करना, मैंने आपको फिर बोला है कैपेसिटर याद ही मत रखो, केवल आप याद रखो रजिस्टर के फॉर्मूले, और रजिस्टर में जो सीरीज के थे वो कैपेसिटर के पैरेलल में लगा दो, जो कैपेसिटर जो रजिस्टर के पैरेलल के थे वो कैपेसिटर के सीरीज में लगा दो। तो मुझे बताएं यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें हैं, आप कहेंगे सर ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, C टोटल रजिस्टर में R/N तो C/N, तो 10/2 कितना फेरेड हो गया 5 फेरेड। ऐसे ही इसके लिए वापस लगाया तो C टोटल क्या हो गया C/N, तो 10/2 कितना फेरेड हो गया 5 फेरेड। तो ये दोनों हो गए। अब पूरा सिस्टम समझते हैं, ये लग गए और ये लग गया, तो ये है आपका 5 फेरेड का, ये भी आपका 5 फेरेड का, ये 10 फेरेड का और ये 10 फेरेड का। अब ये दोनों किस में हैं, आप कहेंगे सर पैरेलल में है, पर आपको तो कैपेसिटर का पैरेलल नहीं, रजिस्टर का सीरीज वाला। रजिस्टर के सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो कैपेसिटेंस पैरेलल में भी क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो C टोटल कितने हैं, ये 5 + 5 कितना हो गया 10 फेरेड। तो अब हमने वापस देखा ये 10 फेरेड, ये 10 फेरेड, ये 10 फेरेड, तो 10 फेरेड 10 फेरेड 10 फेरेड किसमें है सीरीज में, पर सीरीज में तो किसका रजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला, और सब बराबर हैं, तो क्या होता है रजिस्टर में पैरेलल में R/N, तो इसमें C/N, क्योंकि सब बराबर हैं, तो 10/3 फेरेड आपका क्या आ गया आंसर आ गया C टोटल। तो अब आपसे बात कर रहा है वो Q की, तो Q बराबर क्या होता है CV। C कितना निकला आपका टोटल 10/3, और बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है 3 वोल्ट की, तो 10/3/3 तो कितना चार्ज हो गया 10 गुलाम। कितना चार्ज हो गया मेरे बच्चों 10 गुलाम चार्ज आपका आ गया।
तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपने कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, केवल एक चीज याद रखनी है, जो रजिस्टर का सीरीज है वो कैपेसिटर के पैरेलल में लगा दो, जो रजिस्टर का पैरेलल है वो कैपेसिटर के सीरीज में लगा दो, खत्म बात। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखिए, आया हुआ प्रश्न एसएससी जेईई में 5 फेरेड के 3 कैपेसिटर डेल्टा में जुड़े हुए हैं, तो स्टार में कैपेसिटेंस का मान होगा। अब मेरी बात सुने, मैंने वापस आपको बोला है केवल रजिस्टर याद रखना है। रजिस्टर में अगर सभी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस बराबर हो तो आप क्या लिखते हैं, डेल्टा बराबर 3 स्टार पर रजिस्टर में। तो कैपेसिटेंस में उसका उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटेंस में जब सभी कैपेसिटेंस बराबर हो तो स्टार कैपेसिटेंस बराबर 3 डेल्टा कैपेसिटेंस। अगर ये आपका रजिस्टर होता तो क्या होता है, डेल्टा रजिस्टर बराबर 3 स्टार पर कैपेसिटेंस उल्टा हो जाएगा, स्टार बराबर 3 डेल्टा। तो स्टार में आपको मान निकालना है और डेल्टा के सभी बराबर हैं। कितने कितने हैं, 3 कैपेसिटर हैं 5 फेरेड के, तो 3 इंटू 3 तो वो लगेगा ही सही, और कितने फेरेड के, 5 फेरेड के। तो आपका टोटल कितना आ गया, 15 फेरेड। किसमें, स्टार में। तो आंसर क्या है मेरे बच्चों, 15 फेरेड है। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं, उड़ाओ। अगला क्वेश्चन है ये, आपको सी टोटल निकालना है। अब मुझे बताएं कितने डेल्टा हैं। आप कहेंगे सर 1 डेल्टा 2 डेल्टा, नहीं मेरे बच्चों, ये अगर डेल्टा मान लिया तो फिर इसका तो डेल्टा कैसे हुआ, ये तो इसमें ही मान लिया क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। तो क्या करूं, मुझे तो एक चीज पता है कि डेल्टा को स्टार में बदलना है, परंतु क्या यहाँ पे सभी कैपेसिटेंस बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो पहले तो इस डेल्टा को मैं किस में बदलूंगा, स्टार में, और उनके मान निकालूंगा। तो मुझे पता है डेल्टा कैपेसिटर का मान कितना है, 4 फेरेड। मुझे तो स्टार वाले निकालना है और सब बराबर हैं, तो स्टार कैपेसिटर बराबर क्या होता है, 3 डेल्टा कैपेसिटर। तो स्टार कैपेसिटर बराबर 3 डेल्टा वाले कितने हैं, 4 फेरेड के, तो 12 फेरेड। तो अब इन सब डेल्टा वालों को हटाओ, तो डेल्टा वालों को हटाओ, तो मैं इसको वापस बना रहा हूं, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये कितने का, 12 फेरेड, ये भी 12 फेरेड, ये भी 12 फेरेड। अब इधर जो लगा हुआ था वो वैसा का वैसा ही मैं लगा रहा हूं, इधर 8 फेरेड। देखो ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, इन तीनों की जगह ये लगाया, तो ये 8 फेरेड, ये आपका 8 फेरेड। इधर कितना है, 6 फेरेड, ये है आपका 6 फेरेड। अब मुझे बताएं ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये दोनों किसमें, सीरीज में। ठीक है, अब अच्छा इनकी बात करनी है, ये है आपका 12 फेरेड का, 12 फेरेड का और 12 फेरेड का, और ये 8 फेरेड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सोल्व किया है पूरा का पूरा। किस तरीके से अभी हम बात करते हैं, तो देखें ये दोनों किसमें हैं, आप कहेंगे सर ये दोनों तो सीरीज में है, तो सीरीज में तो जोड़ देना चाहिए, नहीं, वहां यही गलती करोगे आप लोग। ये तो सीरीज में तो है पर फॉर्मूला रजिस्टर के पैरेलल वाला, और रजिस्टर में क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस होते हैं और वो पैरेलल में होते हैं, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ C होगा C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, तो 72 बटे 18 कितना फेरेड, 4 फेरेड, और ये भी यही 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, ये भी कितना होगा, 4 फेरेड का। अब सोल्व कर लें, अब तो इजी हो गया काम। ये 8 फेरेड का, इधर ये 12 फेरेड का, ये वाला ब्लू वाला, ये 12 फेरेड का, और ये ओवरऑल यहां पर ऊपर वाला कितना है आपका, 4 फेरेड, और ये वाला भी कितना है, 4 फेरेड, और इधर की तरफ कितना है मेरे बच्चों, 8 फेरेड। 12 और 8 20 नहीं, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में है, पर व्यवहार किसकी तरह है, पैरेलल की तरह। अब ये दोनों पैरेलल में है पर होंगे किसकी तरह, सीरीज की तरह, तो अपना काम तो हो गया। देखें आप 4 फेरेड 4 फेरेड,
तो सी टोटल पैरेलल में सीरीज की तरह तो 4 और 4 दोनों को जोड़ दो तो 4 और 4 कितना फेरड हो गया मेरे बच्चों 8 फेरड। अब तो बिल्कुल इजी हो गया। इसको वापस अगर हम लोग बनाएं तो ये 8 फेरड, ये 12 फेरड, ये 8 फेरड और ये 8 फेरड। तो अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई कि ये तीनों भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। तो पहले तो इन तीनों को अलग से सोल्व कर लूं। 12 फेरड है और ये 8 फेरड 8 फेरड 8 फेरड के 3 है और तीनों सीरीज में है, तो पैरेलल की तरह बात करेंगे। तो इसको और इसको लेके मैं बात करूं तो इन तीनों का तो सी टोटल क्या हो जाएगा, C/N, क्योंकि बराबर है तो 8/3 फेरड। तो इन तीनों का तो हो गया आपका 8/3 फेरड। और बाकी जो 12 फेरड बचा हुआ है उसको मैं सेपरेटली लिख देता हूं, ये वाला 12 फेरड, ताकि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये हुआ 12 फेरड का, ये 12 फेरड और ये 8/3 फेरड दो हैं और दोनों सीरीज में, तो जोड़ दे नहीं, वही फॉर्मूला कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। तो डायरेक्ट इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखिए 12 × 8/3 बटे 12 + 8/3, तो 12 × 8/3 और एलसीएम लिया 12 × 36 और 8 44/3, 3 से 3 खत्म। तो अब इजीली सोल्व हो गया आपका बिल्कुल 12 × 8/44, 4 से 11 बार और 4 से 3 बार, तो 8 × 24/11 कैपेसिटेंस फेरड इसका क्या है, आपका आंसर है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस मेरे बच्चों आएंगे और आपको निरंतर समझने हैं। वापस एक बार मैं बताता हूं, ये डेल्टा में था तो मैंने इसको किस में बदला, स्टार में बदला। तो डेल्टा कैपेसिटेंस कितना है 4 फेरड, तो स्टार क्या होगा, स्टार बराबर 3 डेल्टा, तो स्टार बराबर 3 × 4 12 फेरड का हो गया। तो इन तीनों को मैंने हटाया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब आपको दिख रहा है ये, ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये। तो ये 12 फेरड 12 फेरड 12 फेरड 12 फेरड 12 फेरड 12 फेरड। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो पर व्यवहार किसकी तरह, कैपेसिटेंस की तरह, सॉरी पैरेलल की तरह। तो R1R2 / R1 + R2, R1R2 / R1 + R2। तो मैंने सोल्व किया तो 4 फेरड 4 फेरड। अब इन दोनों को सोल्व किया तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, पर व्यवहार किसकी तरह, सीरीज की तरह। तो 4 और 4 क्या हो गया, 8 फेरड। अब ये तीनों जुड़ गए तो 8 फेरड 8 फेरड 8 फेरड 8 फेरड 8 फेरड 8 फेरड और बीच में 12 फेरड। पहले तो इन तीनों को सोल्व कर लिया अलग से, तो 8 8 8 तीनों सीरीज में है, पर व्यवहार किसकी तरह, पैरेलल की तरह। तो संख्या में 3 है तो 8/3। अब बचा 12, ये रहा, तो R1R2 / R1 + R2, तो R1R2 / R1 + R2। बाकी सब कैलकुलेशन है जो आपने करनी है। तो इसी तरीके से ये कैपेसिटेंस के आपके क्वेश्चंस आज समाप्त होते हैं और कल से बहुत अच्छा और नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, और फिर उसके बाद थियरम, फिर एसी सर्किट, ठीक है, फिर मैग्नेटिक सर्किट। तो उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सितंबर में आपका ये सर्किट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ईएमआई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो निरंतर जुड़े रहिए मेरे बच्चों, निरंतर मेरे साथ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।